गज़ा में इस वक्त जो सिचुएशन है, मुसलसल हमले, 15-16 हज़ार के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और उसके बाद अब कुछ ख्याल आया कि आर्जी जंग बंदी वो की बिल्कुल जाए। ये प्रेशर था मुदस्सिर, सऊदीया ने भी प्रेशर डाला है और आलमी ताकतों ने आपस में बात की है कि कुछ ना कुछ इस मसले पर किया जाए, लेकिन इसका एक देरपा हल निकलना चाहिए। गज़ा में 4 रोज़ा जंग बंदी के दौरान इसराइली फ़ौज मौजूद रहेगी और तकरीबन 4 दिन में हमास की जानिब से 50 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। तो इस आर्जी जंग बंदी का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या सूरत हाल आगे रहने वाली है, इन्हीं बैनुल अक़वामी उमूर पर बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। इस पेशरफ्त को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये पेशरफ्त जो है ना, इसको दो एतबार से देखा जा सकता है। एक पहलू जो है इसका इंसानियत का मामला है और दूसरा जो जंग की ग्राउंड सिचुएशन है। देखें, जहाँ तक इंसानियत का मामला है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन, बैनुल अक़वामी इदारे, आलमी बरादरी और ख़ुसूसन मुस्लिम उम्मा की हवाले से जो फ़लस्तीनियों की तवक्कुआत हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि क्या आलमी क़वानीन, आलमी बरादरी, आलमी इदारे जो हैं वो फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ दिलाते और उसको प्रोटेक्ट करने में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं या नहीं। बदकिस्मती से अभी तक वो उसमें कामयाब नज़र नहीं आ रहे हैं। अलबत्ता जब जंग बंदी के हवाले से हम बात करते हैं तो इसको ज़रा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। 4 दिन की जंग बंदी जो अमल में आई है, इसमें पीछे कतर, मिस्र, सऊदी अरबिया, अमेरिका की भी कोशिशें शामिल हैं। अलबत्ता इसको अगर बिल्कुल गैर जानबदाना अंदाज में समझने की कोशिश की जाए तो आपको नजर आता है कि बेसिकली जो बार्गेन हुआ है वो टाइम अगेंस्ट प्रिजनर्स का हुआ है। एक जानिब 50 के करीब जो इसराइली हैं उनको हमास आज़ाद करेगी अगले 4 दिनों के दौरान, जबकि 150 के करीब फ़लस्तीनियों को इसराइली हुकूमत की जानिब से आज़ाद किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो बार्गेन किया गया है हमास ने 4 दिन का रिलीफ, यानी कि एक तो जंग को रोका जाए 96 घंटे के लिए और इस दौरान ट्रक्स, खाना पीना, अद्वियात, राशन, पानी लोगों तक पहुंच सके। ये तो एक अचीवमेंट है डेफिनेटली डिप्लोमेसी में, लेकिन ओवरऑल जंग के फ्यूचर, इसके खात्मे और इसकी जो नौयत है, मैं उसके हवाले से ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि उस पे कोई मेजर असरात जो है वो इसके पड़ेंगे। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है 96 घंटे शाह साहब जो हैं उसमें यही ताकत है। कतर ने बड़ा अहम रोल अदा किया, सऊदी अरब है, अमेरिका है, तो अब ये 96 घंटों में इन ममालिक पे अब मजीद कोई प्लान नहीं हो रहा कि कम अज़ कम अब मुस्तकिल जंग बंदी की जानिब जाया जाए? जी, मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, इसको थोड़ा मैं वाज़ेह कर दूं। देखें, मैं चूंकि नेगोशिएशंस वगैरह में पार्टिसिपेट करता रहा हूं तो आपको ये बता दूं कि देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरेस्ट है फ़लस्तीनियों का वो क्या है इस वक्त। आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अपनी जान, माल, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए उनको। तो देखें, एक तो जंग, सबसे बड़ी बात यह है कि बदकिस्मती से इसराइली वज़ीर आज़म इस बात को वाज़ेह कर चुके हैं कि 96 घंटे के बाद दोबारा जंग बिल्कुल उसी तरह शुरू हो जाएगी जैसे पहले इतने दिनों से जारी थी, पहली बात। और दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आलमी बरादरी बदकिस्मती से इसराइल को पाबंद नहीं कर सकी, वो जंग की नौयत है। देखिए, जंगें तो हजारों साल से होती रही हैं, लेकिन आप उसमें बच्चों को, ख़वातीन को, मसाजिद को, हस्पतालों को, चर्चेस को, सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं करते, जो कि आलमी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। तो कम से कम जो अगर जंग उन्होंने जारी भी रखनी है इस 4 दिन के बाद, तो कम से कम उसकी टारगेटिंग के हवाले से उनके ऊपर जोर डाला जाता कि अच्छा जी, आप जंग जारी रखना भी चाहते हैं तो आलमी क़वानीन की पाबंदी करें और सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, हस्पतालों को, मसाजिद को, चर्चेस को और रिलीफ कैंप्स को आप टारगेट ना करें। लेकिन बदकिस्मती से ये बात उसमें सामने नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये एहतमाल है एज ए स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट कि अभी तकरीबन 150 के करीब इन्होंने लोग गजा से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाएंगे यहूदियों के तसल्लुत से, लेकिन दूसरी जानिब तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक में इसराइली अफवाज गिरफ्तार कर चुकी हैं। तो
ایک जानिब वो गजा के अंदर जो फलस्तीनी हैं उनको निगोशिएट कर रहे हैं, छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब 3000 फलस्तीनियों को वो गिरफ्तार भी कर रहे हैं। कोई इतना वाज़ेह डिफरेंस है, आप ये देखें कि वहाँ कोई 1300 लोगों को हलाक वो हुए और फलस्तीनी शहीद हुए हैं तकरीबन 16-17 हज़ार। उसके बाद कैदियों की भी तादाद में वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर सैयद मोहम्मद अली साहब मुझे ये बताएगा कि जब तक रूट कॉज जो है उस पर किसी भी तरह का काम नहीं होगा तो कोई भी हल परमानेंट नहीं है। और आपने देखा है कि मकसद उनका जेनोसाइड है कि वो इन्हें बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं और कब्जा करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर निगोशिएशंस में इस तरह की कोई बात ही नहीं हो रही तो फिर तो वक्तन फवक्तन हम ये देखते रहेंगे। देखें, ये आपने बहुत अहम बात इसलिए की है कि तारीख का जो तकलीफ सबक है वो यही है कि 1948 से जब से इसराइल का क़याम वजूद में आया है उसकी फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसी में बदकिस्मती से कोई तब्दीली नहीं आई है। और उसके चंद पहलू आपने खुद बता दिए। देखिए, 3 पहलू हैं और बिल्कुल सामने हैं। पहली बात यह है कि वो हर कॉन्फ्लिक्ट, हर झड़प और हर वॉर को इस्तेमाल करती है एज एन एक्सक्यूज कि वो फ़लस्तीनियों को हलाक करे, उनको बेदखल करे अपनी ज़मीनों से और वहाँ पे नई सहूनी बस्तियाँ दीगर ममालिक से ला के कायम की जाए। तो 1948 से हर जंग के बाद, चाहे वो 48 की जंग हो, चाहे 67 की जंग हो, चाहे 73 की जंग हो, चाहे 82 की जंग हो, चाहे 2006 की जंग हो, आप 1948, 1967 और आज का इसराइल और फ़लस्तीन का नक्शा गूगल कर लें तो आपको नजर आ जाएगा कि मुसलसल बदकिस्मती से आलमी बरादरी, आलमी कवानीन और आलमी इदारे इसराइल की इस पॉलिसी को 75 साल से चेंज करने में नाकाम नजर आते हैं। तो ये जो 4 दिन का रिलीफ है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक वो इसराइल को मजबूर या पाबंद नहीं करेंगे कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे अग्री करे, वो फ़लस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और गैर मुनक़सिम रियासत जो कि पाकिस्तान की मुसलसल पोजीशन रही है 75 साल से, जिसका परमानेंट दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो, उस पे जब तक वो अग्री नहीं करता, इन 4 दिन की जंगबंदी से मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास इस तनाज़े की वजूहात पे असर नहीं पड़ेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, जो 2 नेशन के हवाले से, 2 स्टेट के हवाले से चीज़ें हैं, उसमें PLO का मौक़िफ़ अलग है, हमास अलग है, पाकिस्तान सऊदीया का जो स्टांस है वो 1967 के पैलेस्टाइन के हवाले से है। तो ये चीज़ें कैसे हल होंगी? अब तो यरूशलेम में आकर अमेरिका और कुछ और ममालिक ने अपने वहाँ सफारत खाने भी बना लिए हैं, तो ये मामला तो बहुत आगे चला गया। जी, बहुत अहम सवाल किया आपने। अगेन देखें, 3 पहलू हैं इस वक्त बदकिस्मती से जो मुस्लिम दुनिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक जो हैं, वो तीन मेरा ख्याल है कि शाह साहब बात कर रहे हैं। जी शाह जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बदकिस्मती से मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक जो हैं वो इस वक्त 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। एक वो ग्रुप है जिनकी 75 साल से नजरियाती और कंसिस्टेंट पोजीशन ये रही है कि उन्होंने ना तो इसराइल को तस्लीम किया है और वो उसको फ़लस्तीन के हवाले से गासिब रियासत समझते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इन तमाम ममालिक में सर-ए-फ़हरिस्त है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा ग्रुप उन ममालिक का है जो कि बदकिस्मती से वक्त गुजरने के साथ साथ इसराइल से न सिर्फ सिफारती बल्कि तिजारती, दिफाई और माशी ताल्लुकात इस्तवार कर चुके हैं और वो उनको बरकरार रखे हुए हैं और इन जंगों के बावजूद उन्होंने इन ताल्लुकात पर नजरसानी नहीं की है। तीसरा ग्रुप उन ममालिक का है जो कि इब्राहिम अकॉर्ड के बाद बतदरीज इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली और नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे और असल में जो इंतहाई बड़े पैमाने पे कुर्बानियां देके फ़लस्तीनियों ने इस जंग में जो दूसरा ग्रुप है उसकी इस कोशिश को मैं समझता हूँ सिफारती एतबार से नाकाम बनाने की कोशिश की है कि अब पब्लिक प्रेशर और सेंटिमेंट की और मीडिया की कवरेज की वजह से जो प्रेशर तीसरे ग्रुप के ऊपर पड़ रहा है, अब उनकी हुकूमतें और रियासतों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो पब्लिकली इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, सिफारत खाने वहां खोल लें या उनसे रवासिम इस्तवार कर लें। तो दरअसल बदकिस्मती से जो पहला ग्रुप है उसमें कम ममालिक इस वक्त रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान उसमें सर-ए-फ़हरिस्त है और क्योंकि आप जानती हैं कि पाकिस्तान की आज भी पोजीशन इसराइल के हवाले से वही है जो कायदे-आज़म ने बिल्कुल वाज़ेह। पाकिस्तान तो अपना स्टैंड भी रखे हुए है शाह साहब और अब उम्मीद भी करते हैं कि इसका किसी न किसी तरह हल हो, लेकिन अब आर्जी जंग बंदी के दौरान देखते हैं कि मामलात किस जानिब बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।